गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फील्ड ले लेते हैं। सपोज कैसा भी फील्ड है, एक फील्ड मैंने बना लिया, सपोज इस तरीके से कोई फील्ड बना लिया मैंने, और इसके अंदर मैं एक पार्टिकल को सपोज करो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ। दिस इज आई एंड दिस इज अ फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट पर यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके साथ ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, और ds मैं कह देता हूं डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, इसको हम dl भी ले सकते हैं, तो dl ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। अब मैं कह रहा हूं जब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे I से F तक, तो हम निकालना चाह रहे हैं कि वर्क डन कितना है। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? हमारे पास प्रीवियस नॉलेज से कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके अंदर हम dw इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं। वर्क डन होता है, यदि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन होता है dw इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dl वेक्टर कह देता हूँ, या ds वेक्टर भी लेते हैं तो वो भी लिया जा सकता है। तो f डॉट dl इस तरीके से लिख दिया। मैं dw को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूं? फोर्स जो है हमारे पास वो है किसी चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है। फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, यहां पर सपोज करो वो चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स फील्ड लगा रहा है वो फोर्स कितना है बेटा? दैट इज Q नॉट E। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज को हम पुट करेंगे तो डेफिनेटली उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज Q नॉट इंटू E। ओके, एंड डॉट dl वेक्टर इस तरीके से मैं लगा देता हूं। अब देखिए, इसको यदि मैं क्लियर करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू dw इज इक्वल्स टू Q नॉट। इसको यदि आप ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ dl cos थीटा। इस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। या तो एक तरीका ये है, या फिर इसको हम w इज इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल पोजीशन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इस तरीके से। तो अब देखिए, W हमने जब लिखा है, दिस इज द वर्क डन बाय द फील्ड इन द ऑन द चार्ज। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द चार्ज व्हेन द चार्ज इन द फील्ड। ओके, इस तरीके से ये हमारा फील्ड आ गया। अब इस इक्वेशन को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं किससे? कंजर्वेशन लॉ से। कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि फील्ड जितना काम कर रहा है उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। मतलब यदि मैं कहूँ डेल W प्लस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का सम कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल W इज इक्वल्स टू माइनस डेल U। इन दोनों के बीच में सिंपल सा रिलेशन है। और यदि U को मैं निकालूंगा, दैट इज माइनस Q नॉट इंटू V2 माइनस V1, या फिर V फाइनल माइनस V इनिशियल। इस तरीके से जब मैं इसको पुट करूं तो मैं W को लिख सकता हूं, दैट इज माइनस Q नॉट इंटू VF माइनस VI, दैट इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटीग्रेशन I से F E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। सिंपल। Q नोट से Q नोट कैंसिल, माइनस को उधर ले जाएं तो हमारे पास VF माइनस VI विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इंटीग्रेशन माइनस E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन टू फाइंड आउट द वर्क डन। ओके, इफ VI इज इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल निकालना हो, VI 0 कर दें, और ये कब होगा? जब ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, I टू F, और I टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो VI कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में VF हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इस इधर ले लेता हूँ। मैं कह देता हूँ इफ I इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो I tends to infinity, then
V infinity will be 0. That's why it can be written as Vf is equals to minus integration infinity to f position in E vector dot dl vector. इस तरीके से इस रिलेशन को, दिस इज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस फॉर्मूला इज टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लाइज इन द फील्ड। इस तरीके से हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी का ही रेफरेंस लेते हुए हम अभी दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए पहले इसको समझना जरूरी था कि ये रिलेशन कहाँ से आता है, ये माइनस साइन कहाँ से आता है। क्लियर? तो v को जब भी हमें लिखना होगा तो माइनस ई डॉट डी एल भी लिखा जा सकता है, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एल। इस तरीके के रिलेशन काम में लिए जा सकते हैं। इसी को देखते हुए अब मैं इसको हटा देता हूं और एक नया रिलेशन जो हम डराइव करना चाहते हैं उसको देखते हैं इजीली बुक के अकॉर्डिंग देख लें। देखिए किस तरीके से डराइव करेंगे, सिंपल सा रिलेशन है और उससे कुछ कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो मैं कह रहा हूं, मान लीजिए देयर आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी ये सरफेस है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। और मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज है जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर पोटेंशियल V है, इस पर हम V प्लस डेल V कर देते हैं। ये सरफेस को मैं A कह देता हूं और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं B कह देता हूं। अब देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब मैं यहां से किसी चार्ज को फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A बिकॉज I am forcing the charge against the field, that's why there will be some work done. और इस वर्क डन को हम दो तरीके से निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी VA माइनस VB होगा। और ये किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंशियल का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था उसके नॉलेज से हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू ई डी एल, डेल्टा एल कर देता हूं और मैंने अभी मैग्नीट्यूड ले लिया है और इसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज V प्लस डेल V। क्लियर, V माइनस V प्लस डेल V। तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा, E इंटू डेल एल विल बी इक्वल टू, यहां इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस डेल V। ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज माइनस डेल V अपॉन डेल एल, और E को हम लिख सकते हैं बेटा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में प्लस डेल V अपॉन डेल एल। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है हमारे पास। और ये रिलेशन क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। देखिए V जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ डिक्रीमेंट को शो कर रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ वोल्टेज में कमी को शो कर रहा है नेगेटिव साइन, क्योंकि यहां भी मैग्नीट्यूड लगा रखा है हमने। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो है E, ये डेल एल का एक कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि भाई यदि मान लीजिए इस केस के लिए थीटा जो है वो क्या है, 0 है। थीटा क्या है, 0 है। और थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि मैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द नेगेटिव। ये Q नॉट लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एंड दैट इज नेगेटिव। तो अब इससे दो स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं, एक तो इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है और दूसरा क्या शो करता है, दूसरा ये शो करता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर
इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन in which the potential decreases steepest, ठीक है, जहां जो तेजी से डिक्रीज हो रहा है, सबसे तेजी से कहां से, और वो हमेशा डेफिनेटली नॉर्मल ही होगा, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट जो मैं सीधा कह देता हूं इसी से ही, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो द चेंज इन पोटेंशियल, और यहां पर चेंज का मतलब दो तरीके से हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं डिक्रीज होने के लिए, तो कह रहे हैं ये जो चेंज हो रहा है दैट इज डिक्रीजिंग। तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो change in potential per unit displacement, the electric field, the magnitude of electric field, magnitude of electric field is given by the change in potential, the change in potential per unit displacement, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, इसके कंक्लूजन के फॉर्म में, क्योंकि इस पर बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सीबीएसई के क्वेश्चन जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, तो जब आप इसको तैयार कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, तब आपके दिमाग में रहेगी ये चीज़ें, तब हम इस पर एक न्यूमेरिकल और कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बोर्ड के लिए 1-2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। और जब डेरिवेशन आए रिलेशन निकालने की, तो आप इस डेरिवेशन को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत कम नंबर में आती है, 2 नंबर में आती है डेरिवेशन। ये बड़ी भी हो सकती है, हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन केवल आप इतनी ही करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया बेटा, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और वो टॉपिक कौन सा है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल सा है, लगभग हम उसके सारे बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं, अब केवल उसको डराइव करना है। कंसेप्ट हम कर चुके हैं इसके, अब डराइव कैसे करें वो देख लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं हेडिंग लगा देता हूं द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक मैं सिस्टम बनाऊं। सबसे पहले यहां हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। सपोज कीजिए देयर इज ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ओके, एंड 3 चार्जेस वी पुट हियर ऑन दिस ट्राइंगल शेप, और वी कैन से हियर, हियर एंड हियर। तो व्हाट इज टू डू इज, हमें क्या करना है कि भाई इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो जब मैं इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, पहले तो उसकी डेफिनेशन पे जाएं। तो डेफिनेशन सिंपल है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट रिक्वायर्ड। ठीक है, जहां पर भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट किसी पार्टिकल को ले जाएंगे, तो उस फोर्स के अगेंस्ट यदि वो कंजर्वेटिव है, तो सारी की सारे जो वर्क डन है वो सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, हम कहेंगे कि किसी फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं, तो वो सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव टाइप।
तो हमें ये देखना होगा कि फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए। और ये जो फोर्स हमारा है ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें केवल क्या निकालना है, हमें निकालना है केवल वर्क डन। वर्क डन यदि हम निकाल लेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूले काफ़ी हैं, तो हम एक फॉर्मूला काम में ले लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो अब देखिए वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करें, पहले मैं सिस्टम सपोज कर रहा हूं कि मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक स्पेस में एक चार्ज रखता हूं, और कहां से लाया हूं इस चार्ज को, इन्फिनिटी से लाया हूं। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सिंपल है, मैं जो वर्क डन इसके ऊपर करूंगा वही इसके अंदर स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। अब बिकॉज इट इज ए सिंगल चार्ज, दैट्स व्हाई देयर विल नॉट बी एनी वर्क डन टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द point where lie in the space where there is no charge surrounding this charge। ठीक है, कोई चार्ज इसके आसपास नहीं है, कोई फील्ड इसके आसपास नहीं है, तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पर W1 निकालूं, W1 फॉर दिस चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। W1 मतलब दिस इज द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज from the infinity to any point lies in the space। clear? second thing, मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज को और लेकर आ रहा हूं, इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं यहां पर, वो इधर इंफिनिटी मान लें, इंफिनिटी से इसको लेकर आ रहा हूं। जब मैं इसको यहां लाऊंगा तो कुछ वर्क डन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर इसके आसपास पहले से ही एक चार्ज प्रेजेंट है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको डिस्प्लेस करेंगे दूसरे वाले चार्ज को, तो डेफिनेटली वो दैट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द फोर्स जनरेटेड बाय दिस फील्ड। तो हम कहेंगे इसका जो फील्ड होगा उसमें जब इसको लाएंगे तो डेफिनेटली ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसके अगेंस्ट यदि मैं इसको पुश करूंगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम वर्क डन बाय मी। That's why we can calculate this work by this method W2, मतलब to carry a charge, to carry second charge. This is the first charge, that is Q1. This is the second charge, that is Q2. And the distance between these two charge is, suppose करो distance कितना है, R12. Okay, this is the distance, R12 ले लें। तो मैं कह रहा हूं R12 इसका डिस्टेंस है, R21 है, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मैं कह रहा हूं W12 जब W2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बेटा, W2 हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस चार्ज को कैरी कर रहे हैं दैट इज द चार्ज एंड द QV। ओके, तो देखिए Q2 चार्ज को ला रहे हैं तो Q2 और पोटेंशियल किसका होना चाहिए, V1, मतलब पहले चार्ज का पोटेंशियल होना चाहिए। तो हम इस तरीके से इस W2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। Q2 तो हमारे पास है, और V1 इज द पोटेंशियल जनरेटेड बाय दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। तो इसको निकाल लें, दैट विल बी इक्वल टू Q2 इंटू पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और वो कितना होता है बेटा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन द डिस्टेंस इज R12। तो हमारे पास W2 भी आ गया। अब मैं कहूं दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, अब मैं थर्ड निकालूं, एक चार्ज को और लिया है यहां पर, ठीक है, और ये भी मैं इन्फिनिटी से लेकर आता हूं। अब इस चार्ज को अपोज करने वाले जो चार्जेस हैं, देयर आर टू चार्जेस, दोज आर अपोजिंग दिस चार्ज। इसका भी फील्ड है जो इसको अपोज कर रहा है, इसका भी फील्ड है जो इसको अपोज कर रहा है, दोनों ही फील्ड इसको अपोज कर रहे हैं। इसलिए यहां पर हमें दोनों टर्म्स की वजह से, इस चार्ज की वजह से भी कुछ वर्क डन होगा जब ये चार्ज इसके फील्ड में जाएगा, और इस चार्ज की वजह से भी कुछ वर्क डन होगा जब ये इसके फील्ड में जाएगा। क्योंकि दोनों का फील्ड तो यहां तक तो है ही है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो दोनों चार्जेस के फील्ड के अगेंस्ट होगा। इसी वजह से हम जब Q3 को लेकर आएंगे तो
तो मैं कहूँगा Q3 को जब मैं यहाँ लाता हूँ तो इससे कुछ डिस्टेंस है दैट इज R13 और इससे कुछ डिस्टेंस है दैट इज R23, तो मैं कहूँगा तो फाइनल वर्क डन निकालने के लिए मुझे Q3 लिखना पड़ेगा और Q3 जो आ जाएगा, सॉरी W3 जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा इस चार्ज पर, इसकी वजह से तो वो हो जाएगा Q3 को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज द टेस्ट चार्ज बिहेविंग लाइक ए टेस्ट चार्ज, और किसके अगेंस्ट ला रहे हैं, पहले Q1 के अगेंस्ट ला रहे हैं तो V1, ठीक है, और प्लस दूसरा मैं कहूं कि Q3 ला रहे हैं और किसकी वजह से ला रहे हैं, Q2 के अगेंस्ट ला रहे हैं तो V2, इस तरीके से दो टर्म आ जाएगी। V1 और V2 ये वाला V1 नहीं है, ठीक है, दिस वाज द V1 फॉर दिस केस बट दिस इज अ डिफरेंट V1, ठीक है। मैं कह देता हूं Q3 जो है वो तो मैंने लिख दिया और V1 जो है वो पहले चार्ज की वजह से यहां पर जनरेटेड फील्ड है एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट विल बी, एंड दैट विल बी Q1 अपॉन R13, ओके, ये जो डिस्टेंस है, प्लस इसी तरीके से Q3 यहां पर लिख दूंगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R12, सॉरी इट्स ए 2-3, इट्स ए 2-3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए W1 आ गया, W2 आ गया, W3 आ गया, तो ये पूरा जो सिस्टम बनेगा उसकी वजह से टोटल वर्क डन कितना होगा, वो टोटल वर्क डन यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूं, टोटल वर्क डन हो जाएगा W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, इस तरीके से, और टोटल W हो जाएगा बेटा, देखिए W1 तो हमारे पास 0 है, W2 हमारे पास है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं कॉमन ही ले लेता हूं, देखिए ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप खुद से कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने सब में से कॉमन ले लिया, यहाँ तो 0 है ही, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है। अंदर जो बचेगा वो बचेगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस यहां पर क्या आएगा बेटा, देखिए Q1 Q2 Q3 अपॉन R23, देखिए Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस यहां पर आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13, इस तरीके से ये टर्म आ जाती है। देखिए 3 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R123 और Q1 Q3 अपॉन R13, इस तरीके से हम W निकाल सकते हैं एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यही तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और इसी को तो हम निकालना चाह रहे थे कि ये जो सिस्टम है इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये सिंपल सा तरीका हो गया जिससे हम निकाल सकते हैं। हाँ, इसका जनरल स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूं जनरल स्टेटमेंट, जनरल फॉर्मूला कर देता हूं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखिए U विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 की जगह Q4 कर देता हूं, R24 प्लस इस तरीके से 3-4, इस तरीके से चलता जाएगा और यहां पर लास्ट टर्म आ जाएगी और जो भी लिखना होगा हम लिख सकते हैं, इसको लास्ट टर्म आ जाएगी, n तक आ जाएगा Qn-1 Qn, और इनके साथ वाली टर्म्स भी इसमें आती जाएगी। इस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा, जैसे मान लीजिए 4 टर्म होती, 4 चार्जेस होते तो Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3 इस तरीके से आते। देखिए टर्म्स कौन सी होती, जैसे ये 4 चार्जेस हैं इस तरीके से, दैट इज 1 2 3 4, तो एक तो टर्म आती Q1 Q2, ठीक है, दूसरी टर्म आ जाती Q2 Q3 Q1 Q3
और एक टर्म आती Q1 Q4, ठीक है। अब Q2 Q3 आ जाती और Q3 Q2 Q4 आ जाती और एक और आ जाती Q3 Q4। इस तरीके से ये सारी टर्म्स इसमें इंक्लूड हो जाती। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो ये हमारा हो गया एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एक्सप्रेशन हो गया और निकालने का तरीका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम इसको करेंगे तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है समझिए। क्वेश्चन जो है कई बार थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, ठीक है। कई बार कह देता है कि भाई एक सिस्टम को फॉर्म करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, और कई बार कह देता है कि एक चार्ज को कैरी करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। मैं कहूँ एक सिस्टम पहले से बना हुआ है, 3 चार्जेस मैंने रखे हुए हैं इस तरीके से, इसमें एक चौथा चार्ज और मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं कहूँ कि ये पहले से एक सिस्टम बना हुआ है ये वाला, और मैं यहाँ पर किसी चार्ज को लेकर आता हूँ, तो द वर्क डन ऑन दिस चार्ज और बाय दिस चार्ज फाइंड आउट करिए। वो निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा इसके और इसके अगेंस्ट। तो एक ही टर्म आएगी उसमें, एक टर्म इसकी हो जाएगी, दूसरी टर्म, और 3 टर्म में ये फॉर्मूला हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि कहें कि इसको यहाँ रख दिया गया है, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड होगी। तो हमें शुरुआत से ही सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो जब भी आप सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखें और अच्छे से पढ़ें, जिससे उसमें गलती होने के चांसेस ना रहें। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी एक न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा समझेंगे, उसको पूरा नहीं करवाऊंगा, एग्जाम्पल है इसके जस्ट बाद एक एग्जाम्पल है जिसको आप स्वयं कर सकते हैं, कोशिश करें उसको। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, शायद कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो भी आएगा हम देखेंगे। लेकिन हम मंडे से 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके जो भी कलीग्स हैं उनको ज़रूर कहिए कि 11th क्लास के जो नए बच्चे हैं वो भी इस ग्रुप में जुड़ जाएं। उनके लिए अलग थंबनेल का, अलग कलर का थंबनेल है, तो उनको पता चल जाएगा ये वीडियो कौन से क्लास की है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उनकी प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो वो उन तक ईज़िली पहुँच जाए। तो उसका थंबनेल अलग होगा। 10th क्लास के भी कुछ वीडियो डाले जाएंगे समय आने पर, और उसका भी थंबनेल थोड़ा डिफरेंट होगा। तो थंबनेल से आप सीधा पहचान पाएंगे कि कौन सी क्लास का वीडियो है, और लगभग अल्टरनेट डेज में उनके वीडियोस डाले जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।